हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मालव सोनी। स्टार्ट करते हैं हम सीए फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक डेमो क्लास। तो स्टार्ट करेंगे हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। सो यू स्टूडेंट्स हैव स्टडीड सो फार एएस टिल योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिसे हम इंडियन गैप भी बोलते हैं। सीए फाइनल के अंदर हम पढ़ने वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इंड एएस, जो हम किस पे लिस्टेड एंटिटीज को और कंपनीज विथ द नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 सीआर जो कंपनीज है और उसके जो ग्रुप कंपनीज है, पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, वहां पे इंडियस एप्लीकेबल होगा। अभी हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे पहले तो ये समझ लेते हैं। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे मटेरियल देख रहे हो वो हमारे आईसीआई मॉड्यूल का ही टेक्स्ट है। तो बट उसी आईसीआई मॉड्यूल से मैंने थोड़ा सा उसको समराइज करके एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक तैयार किया गया है, बट दिस इज अ आईसीआई मॉड्यूल मटेरियल ओनली। To have a better command over financial reporting, I believe conceptual framework of financial reporting is very important to understand. तो सबसे पहले बात करें तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया कि ये हो गया एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स और थियोरेटिकल रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आसान भाषा में थोड़ा बोले कि भी थियोरेटिकल रूल्स है। सो आप बोलो कि सर इंडेस भी है, तो इंडेस क्या है? फ्रेमवर्क जो है वो बेसिक फंडामेंटल से फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और वी कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डेवलप। और सिंपल तरीके से बोले तो हम अगर बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में आप देखो एसेट साइड। सो एसेट साइड हम क्या करते हैं कि जो भी एसेट्स है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। सो अगर हम पहले बात करें नॉन करंट एसेट की, तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी कि आप आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फिर आ गए हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। फिर करंट एसेट साइड देखे तो रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्री पेमेंट्स एक्सेट्रा। सो एसेट साइड जो हम एसेट्स देखते हैं इनटू बैलेंस शीट, वो अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। अब जैसे पहले बात करें से करंट एसेट में इन्वेंट्री। सो हम जानते हैं कि इन्वेंट्री के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल विच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री। फिर बात करें लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सो वी नो दैट प्लांट एंड मशीनरी से इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, वी हैव सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द सेम। फिर आप बोलो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट है। सो हमारे पास एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट के लिए, जो आपने एएस में भी पढ़ा है। यहाँ पे अलग है, वही चीज हम इंडेस में पढ़ने वाले हैं। सो मैं बोला जो कि व्हाट इज फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड। सो अभी हमने देखा कि जो भी हमारे अलग अलग एसेट्स है बैलेंस शीट में, जिसको हम अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं, हमारे लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है। बट वो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड का, सो वो हमें बताएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है। अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट का, सो वो हमें बताएगा कि इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग कैसे करना है। इन्वेंट्री की बात करें सो इन्वेंट्री का अकाउंटिंग कैसे करना है। बट वो एक स्पेसिफिक रूल्स है, क्यों? जैसे आप देखो कि इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है तो उसके अपने रिकग्निशन रूल्स है, मेजरमेंट रूल्स है। इंटेंजिबल एसेट आ गया तो उसके अपने रिकग्निशन रूल्स है, मेजरमेंट रूल्स है, वो नॉन करंट एसेट कैटेगरी में जाता है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक रूल्स हो गए। बट ये सारी चीजों में कॉमन क्या है? आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लो, इंटेंजिबल एसेट्स ले लो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ले लो, रिसीवेबल्स और से इन्वेंट्री एक्सेट्रा, सारे चीज एसेट है।
तो सब में कॉमन है एसेट। सो एसेट जो है वो फंडामेंटल चीज है कि भाई एसेट क्या होता है। उसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो एसेट क्या हो गया, जनरल बेसिक से डेफिनेशन कि भाई एसेट क्या होता है। फिर आगे उसको अलग अलग एसेट में तो फ्रेमवर्क जो है इट्स लाइक एन एसेट। सो फ्रेमवर्क बात करता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एसेट क्या होता है। तो एसेट क्या होता है, एसेट को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, एसेट को मेजर कैसे करेंगे, उसके जो फंडामेंटल रूल्स है वो दिए गए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। और उसके बेसिस पे जो भी हमने अलग अलग एसेट के बारे में अभी बात करी, लाइक टेंजिबल इंटेंजिबल, करंट एसेट नॉन करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट एक्सेट्रा, उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं। यानी कि जो फ्रेमवर्क है वो बेस हो गया। सो हम इसको बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क इज लाइक भगवत गीता ऑफ अकाउंटिंग। सो फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जितना अच्छे से हम फ्रेमवर्क को समझेंगे, जितना फ्रेमवर्क के रूल्स को हम समझेंगे, उतना सिंपल हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट करना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग जो भी आप रिकग्निशन कंडीशन बोलो, मेजरमेंट बोलो, प्रेजेंटेशन बोलो, डिस्क्लोजर बोलो, वो सारी चीजें आ रही है कहाँ से? फ्रेमवर्क से। फ्रेमवर्क में हमें एक कॉमन ग्राउंड्स दे दिए कि दिस इज द मिनिमम बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन वी हैव डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चलो ये एग्जाम में कितना आता है या नहीं आता है वो हमें फोकस नहीं करना है। FR, my objective is, or say our objective should be not to go for exam oriented studies. Always think from the long term objective that how this is going to helpful to you in your long term career. कॉर्पोरेट्स में बात करो सो इंडिया से एप्लीकेबल होते हैं। सो आप जब रियल वर्ल्ड में जाओगे और अगर आपको लिस्टेड एंटिटीज कॉर्पोरेट्स में काम करना है, इंडिया अगर आपको नहीं आता, यू विल नॉट एबल टू वर्क इन द कॉर्पोरेट्स। इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, सो ऑडिट के लिए भी आप लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करना चाहते हो, तो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है। आप फाइनेंस में जाने वाले, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन द से क्रेडिट रोल इन द बैंक एंड लिस्टेड कंपनीज, सो क्रेडिट एनालिसिस में भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, वो भी इंडेक्स बेस्ड होगा। सो थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका स्टार्ट होता है हमारा फ्रेमवर्क से। तो चलिए फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं पर्पस। सबसे पहला पर्पस है स्टैंडर्ड सेटिंग। स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो है, हम जानते हैं कि ICAI। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क असिस्ट ICAI इन फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड इट assist ICAI in formulation to be based on consistent principles. ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वेन एवर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू बी डेवलप्ड, सो अभी हमने बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग एसेट के बारे में बात किया कि भी प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारे एसेट्स हैं। अच्छा, अभी एक हम नया टर्म बात करें कि क्रिप्टो करेंसी, इज एवरीबडी अवेयर अबाउट द सेम? So there are companies who which are investing in the cryptocurrencies as well. अब क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल टोकन वगैरह, अब इसका अकाउंटिंग कैसे करें? अब मैंने इन्वेस्ट किया तो उस सेंस में ये मेरा क्या हो गया? एसेट तो हो गया, बट ये मेरे कौन से टाइप का एसेट है? क्या मेरा फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है? व्हाट टाइप ऑफ एसेट इट इज? So as of now, there is no specific accounting standard available for the accounting of cryptocurrencies, or we can say digital tokens. As of now, वो जैसे हमारे पास इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, लाइकवाइज वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल फॉर द डिजिटल टोकन्स। तो जब इंस्टीट्यूट को ये डिजिटल टोकन्स के अकाउंटिंग के लिए नया स्टैंडर्ड डेवलप करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी कि वो एसेट है।
तो एसेट क्या होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट क्या है, एसेट को रिकॉग्नाइज क्या करना चाहिए, वो फ्रेमवर्क में लिया हुआ है। तो आईसीआई क्या करेगा, ये जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को रेफर करेंगे, उसमें जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एसेट अकाउंटिंग इज देयर, उसको कंसीडर करने करके क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल टोकन के लिए उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे। तो ये हो गया कि वेन एवर अ न्यू स्टैंडर्ड हैज टू बी डेवलप्ड, द फ्रेमवर्क असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सेकेंड लाइन में होगी फॉर्मुलेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब सीधी बात है कि अगर कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं होगा, सो हमने जैसे बोला कि वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स एंड देयर इज नो कॉमन rules or common policy that what is an asset. So if there are no common guidance available, what is an asset, how to account for asset, how to measure the asset, then this different standards like inventory, non-current asset, intangible asset, वो सब हैफेसेड मैनर में हो जाते हैं। सब जिसको जो मन में आया वैसे स्टैंडर्ड डेवलप हो गया, बोले नहीं, ये सभी चीजों में कॉमन है एसेट। तो जो भी एसेट उसका कॉमन बेस होना चाहिए, कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट उसके अंदर अप्लाई होना चाहिए, जो देता है क्या, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। सेकेंड पर्पस इज कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। सो फ्रेमवर्क असिस्ट preparers to develop consistent accounting policies when no Ind AS applies to particular transaction or event, or when Ind AS allows a choice of accounting policy. So यहाँ पे बात करें तो मैं सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा। सेम एग्जाम्पल अगर हम कंटिन्यू करें तो जिसमें हमने देखा कि अभी हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल टोकन की। जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ टू अकाउंट फॉर द डिजिटल टोकन्स। तो हमने बोला कि पहले अगर जब इंस्टीट्यूट को स्टैंडर्ड डेवलप करना है तो दे विल टेक बेस ऑफ द फ्रेमवर्क। अभी बात करते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई कंपनी है, अब वो कंपनी ने अब इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल टोकन्स में। अब उनको अपने फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उनको चाहिए भी कि इसका अकाउंटिंग कैसे करें, दे नीड अकाउंटिंग रूल्स फॉर द सेम, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम। But as we discussed, as of now, there is no specific accounting standard available for the accounting of cryptocurrency. But क्या, बट ये मुझे पता है कि ये एसेट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे केस में मैं इसका अकाउंटिंग कैसे करूं, ठीक है, आप चले जाओ फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क में फंडामेंटल गाइडेंस दिया हुआ है, वो गाइडेंस को कंसीडर करो और देन सी हाउ अकाउंटिंग कैन बी डन। दूसरा कि भी व्हेन एएस अलाउस चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सो चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट का अपना एडवांस अकाउंटिंग याद कीजिए। एडवांस अकाउंटिंग में हमने AS10 में पढ़ा था, किसे, AS10 क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 जो हमने पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें दो मेजरमेंट बेसिस दिए गए कि इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी अकाउंटेड यूजिंग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। यानी कि यहाँ पे प्रिपेयरर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास चॉइस है कि भाई हमें कॉस्ट मॉडल करना है या क्या करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल। बट कौन से केस में मुझे कॉस्ट मॉडल करना है, कौन से केस में मुझे रिवैल्यूएशन मॉडल करना है, वो गाइडेंस जो है वो AS10 में नहीं दिया गया। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिए इंड AS में भी स्टैंडर्ड है, जैसे इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो भी सेम बात करता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी अकाउंटेड यूजिंग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। बट यहां पर भी वेदर टू चूज कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, दैट गाइडेंस इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। नाउ फॉर दैट गाइडेंस इज गिवन इन द फ्रेमवर्क। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये बोले कि जब आपके पास कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चॉइस है कि भी यू कैन हैव टू डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द अकाउंटिंग, सो इन दैट सिचुएशन विच अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू बी चूजन, दैट गाइडेंस इज प्रोवाइडेड इन द फ्रेमवर्क। हाँ, क्या गाइडेंस है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी फ्रेमवर्क का यूज क्या है, सो व्हेन देयर इज अ चॉइस ऑफ पॉलिसी अवेलेबल, then for the consistent preparation, conceptual framework will provide the guidance.
interpreting Indian accounting standard, that is say for us. So apart from ICAI, apart from the companies who are applying Ind AS, other parties like us, say investor, say bankers, so assist parties to understand Ind AS. तो मुझे अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, so then I need to see the financials of the company, but how is the performance of the company, what is the position of the company, how can I understand if I understand Ind AS? Again, if I want to understand Ind AS, again the base is what? Framework. So it helps parties to understand Ind AS, and it also helps interpretation of Ind AS. Interpretation, again as I said कि भाई स्टैंडर्ड बना कहाँ से? स्टैंडर्ड के लिए एक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑलरेडी है जिसे फ्रेमवर्क कहा जाता है, और उसी के हेल्प से कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रेट होता है. So Ind AS or any requirement into Ind AS overrides the conceptual framework under Ind AS. यानी कि अभी हमें पे दो हो गया कि भी जो फ्रेमवर्क है वो फंडामेंटल नॉलेज है, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है, और Ind AS जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो जो एक ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो गया. जैसे कि हमने देखो इंटेंजिबल एसेट थे, ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सेपरेट स्टैंडर्ड है, तो वो स्पेसिफिक है. सो ऑलवेज स्पेसिफिक चीजें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है. तो हमेशा Ind AS और फ्रेमवर्क की बात करें, सो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा स्पेसिफिक Ind AS अगर अवेलेबल है तो. अगर Ind AS अवेलेबल नहीं है, देन ओनली फ्रेमवर्क इज टू बी रेफर्ड फॉर. So to meet the objective of general purpose financial reporting, ICAI sometimes specifies requirement that that depart from the aspect of conceptual framework. If the ICAI does so, it will explain the departure in appendix to the relevant Ind AS. So normally अभी हमने जैसे बोला कि जो कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है वो बेस क्या है उसका, तो भाई वो फ्रेमवर्क के ऊपर से ही डेवलप किया गया है. बट कई बार कोई जब स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब डेवलप किया जाता है और वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो उसका बेसिक गाइडेंस फ्रेमवर्क के अंदर है वहां पे थोड़ा सा डिपार्चर हो रहा है, तो उस केस में हाउ एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड. सो इसमें क्या करते हैं कि भी हाँ ये डिपार्चर क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिपार्चर एंड हाउ इट इज यूजफुल और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग. वो कोई भी स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स यानी कि वो जो एडिशनल टेक्स्ट होता है उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा. दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड. फ्रेमवर्क के हिसाब से अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? सो इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. So objective of the financial reporting is to provide information to the users of financial statement that will enable them to make decisions about providing economic resources to entity. ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्टिंग हम खुद नहीं करते. हाँ रिपोर्टिंग होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों है. सो ज्यादा स्टूम की मिनी तो सो कंपनी कैन नो इट्स प्रॉफिट लॉस, नहीं, कंपनी को अपना प्रॉफिट लॉस खुद को पता ही है. कंपनी को पता है कितने उसके लिक्विड एसेट्स है, कितने उसके से लॉन्ग टर्म एसेट्स है. रिपोर्टिंग किया जाता है काउंटर पार्ट को, थर्ड पार्टीज को, यानी कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है यानी कि इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, वो सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. भाई इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करना है? सो एज एन इन्वेस्टर इफ आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू कंपनी, सो मुझे कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है. क्यों? क्योंकि मैं उसमें पैसा डालने वाला हूं. सो मुझे उसके लिए डिसीजन लेना है, तो मुझे उसके लिए डेटा चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का लिक्विडिटी क्या है, कंपनी का सॉल्वेंसी क्या है, और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर. अब हमने बात करी कि यूजर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, तो यूजर को चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन. अच्छा, वो इंफॉर्मेशन से यूजर्स को असेसमेंट क्या करना है? सो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, आई नीड टू असेस अबाउट एंटिटीज पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो. अब एज एन इन्वेस्टर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं कोई कंपनी में, सो मुझे क्या चाहिए कि मुझे वो पैसा
प्रॉफिट के साथ फ्यूचर में वापस आना चाहिए। अच्छा, वापस कब आएगा? जब कंपनी के पास कैश होगा तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा यूजर, एज अ यूजर, दैट आई वांट टू असेस फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप अबाउट entities इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप यानी कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, यानी कि कंपनी का डेट, कंपनी का इक्विटी प्लस डेट, वो कंपनी के रिसोर्सेज हो गए, जो कंपनी ने बिजनेस में फंड इन्वेस्ट किया है वो। तो वो कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हाउ इफेक्टिवली मैनेजमेंट इज मैनेजिंग एंड जनरेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द सेम, दैट इज यूजर्स इंटरेस्ट। एंड आई नीड ऑल्सो नीड टू असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो क्या कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मैनेज कर पाए? सॉल्वेंसी यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंपनी को एडिशनल फाइनेंसिस की जरूरत है या नहीं, और अगर एडिशनल फाइनेंसिंग की जरूरत है तो क्या उनको एडिशनल फाइनेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? दिस इज व्हाट आई वांट टू असेस एज अ यूजर, ताकि मैं देखा कि चलो लिक्विडिटी अच्छा है, फ्यूचर कैश फ्लो भी आने वाला है। अच्छा, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है तो कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स है कि वो उसको सिक्योरिटी में दे के कंपनी नया फाइनेंस ले सकते हैं, यानी कि बिजनेस अच्छा चलेगा। तो फॉर दिस डिसीजंस आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, मतलब आई नीड टू असेस दिस इंफॉर्मेशन लाइक कैश फ्लो एंड द मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप एंड अबाउट द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अब यहां पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो। हाँ, तो जब हम फ्यूचर कैश फ्लो की बात करते हैं तो फ्यूचर कैश फ्लो इंक्लूड्स अमाउंट एंड टाइमिंग बोथ। तो फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि फ्यूचर में कितने पीरियड में कितना कैश फ्लो होने वाला, हम नेट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों को नेट करके। तो क्या करना है कि यूजर को असेस करना है कैश फ्लो। यूजर को हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो यूजर को मुझे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो हमें बनाने पड़ेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। तो बैलेंस शीट में आप देखो कि जो हम करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन करते हैं फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटी हम ये बोल रहे हैं कि जो लायबिलिटी विच इज गोइंग टू बी पेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स ऑफ टाइम, यानी कि 1 साल से ज्यादा का लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी विच इज गोइंग टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। सेम गोज विद द एसेट, कि जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है वो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ में रियलाइज हो जाएंगे, उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। और जो उसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन यहां से आता है, बट उसका रीजन क्या है? तो देखो, ये रीजन दे रहा है फ्रेमवर्क, कि यूजर को चाहिए इंफॉर्मेशन कंपनी का कैश फ्लो असेस करने के लिए। और कंपनी का जब कैश फ्लो असेस करना है तो उसमें यूजर को ये भी जानना है कि भाई वो कितने टाइम पे आएगा और उसका अमाउंट कितना आएगा। और इसी रीजन की वजह से बैलेंस शीट में जो है वो करंट नॉन करंट बाइफर्केशन किया जाता है। अच्छा, तो जैसे हमने बोला कि यूजर को चाहिए कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो, तो फ्यूचर कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? सो यूजर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि एसेट्स। तो एसेट क्या करेंगे? एसेट बिजनेस में यूज होंगे, वो कैश फ्लो जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मुझे कितना कैश आएगा? तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। इकोनॉमिक क्लेम्स अगेंस्ट एंटिटी यानी कि भाई कैश, कंपनी का पैसा कहाँ पे जाने वाला है। तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? लायबिलिटीज और इक्विटी। और ये जो एसेट लायबिलिटी है उसमें चेंजेस क्या आता है? तो इनकम और एक्सपेंस जो है वो क्या है? इनकम होता है तो एसेट बढ़ता है, एक्सपेंस होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस में चेंज हो गया। तो फ्यूचर कैश फ्लो के लिए ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि भाई आपके एसेट्स कितने हैं जो आपके लिए फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करेंगे, आपके लायबिलिटीज और इक्विटी क्लेम्स कितने हैं जिनको आपको फ्यूचर में कैश देना है, और ये जो एसेट और लायबिलिटी उसमें मूवमेंट कैसे होगा? तो बोले इनकम और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जो भी कंपनी के ऑपरेशंस होंगे उसमें जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे उसकी वजह से ये एसेट लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे।
सो फ्रेमवर्क में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, समरी में अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बोला था कि अभी एसेट अलग अलग टाइप के देखे, लेकिन एसेट क्या होता है, तो वो दिया है फ्रेमवर्क में। देखो तो यहाँ पे बोला कि इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग फॉर द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है 5: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, सो बहुत क्लियर। एलिमेंट्स क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। ये 5 के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है उसका डेफिनेशन, यानी कि एसेट का डेफिनेशन, लायबिलिटी का डेफिनेशन, इनकम डेफिनेशन एक्सेट्रा। recognition criteria, recognition यानी कि to include something into financial statement, so how to recognize it। डी रिकग्निशन क्राइटेरिया यानी कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिमूव करना, तो कब रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे। एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया यानी कि एट व्हाट वैल्यू, कि भाई फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करेंगे कोई ट्रांजेक्शन तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, सब्सिक्वेंट उसमें चेंजेस आएगा तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा। तो ये जो पांचों एलिमेंट है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, ये सभी का डेफिनेशन, रिकग्निशन, डी रिकग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में दिया हुआ है। सो अभी हमने जैसे बोला कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो फ्रेमवर्क ये भी बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। सो एज वी कैन सी हियर, इट प्रोवाइड्स, यानी कि जो कंटेंट है फ्रेमवर्क का, इट प्रोवाइड्स कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटी, तो यू इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स presentation and disclosure requirement, like say aggregation। सो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में अगर अभी हम देखो बैलेंस शीट देखो, तो बैलेंस शीट में लेट्स से आप एसेट साइड ले लो, तो एसेट साइड में एग्रीगेशन। सो बोले जितने भी मेरे करंट एसेट है, यानी कि इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल हो गया, प्री पेमेंट्स हो गए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, क्या मैं सबको एग्रीगेट करके सिर्फ एक दिखा दूं करंट एसेट? नहीं, तो एग्रीगेशन कौन से केस में कर सकते हैं, कौन से केस में नहीं कर सकते। तो एग्रीगेशन का सिंपल सा रूल ये है कि जहां पे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स हो, सिमिलर नेचर के जो भी बैलेंसेस है उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, डिसिमिलर आइटम्स को हम एग्रीगेट नहीं कर सकते। यानी कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल दोनों सिमिलर आइटम्स नहीं है, बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वी कैन नॉट एग्रीगेट देम। हाँ, बट जितने भी मेरे रिसीवेबल्स है, लेट्स से एक एंटिटी है जिसके 1,000 कस्टमर्स है, सो बैलेंस शीट के अंदर हम 1,000 कस्टमर का नाम नहीं डालेंगे, बट उसकी जगह पे टोटल अमाउंट आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल्स। तो वो एग्रीगेशन कहाँ पे आया, ये फ्रेमवर्क में बोला गया है कि किसको एग्रीगेट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। फिर आ गया क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन हो गया, कि कभी करंट करना है, कौन सा नॉन करंट करना है। तो भैया जो हमने फ्रेमवर्क है कि यूजर को हमें फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में बताना है, तो फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि अमाउंट और टाइमिंग बहुत, तो उसके सेंस में भाई किसको करंट क्लासीफाई करना है, किसको नॉन करंट क्लासीफाई करना है, वो फ्रेमवर्क का गाइडेंस आ गया। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम स्किपिंग दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पार्ट। तो जैसा हमने बोला कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के बारे में, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, वो फ्रेमवर्क में प्रोवाइड किया गया है। तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 इज रेलेवेंस। रेलेवेंस यानी कि क्या ये जरूरी है, जरूरी किसके लिए, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए रेलेवेंट है या नहीं, इंफॉर्मेशन यूजर के काम की है या नहीं,
तो उसके लिए फिर यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दे रहे हैं वो कितना मटीरियल है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन आएगा मटीरियल कैसे हो गया। सो मटीरियलिटी क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मटीरियल है, इफ ओमिटिंग, ओमिटिंग यानी कि आपने कोई आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया ही नहीं। मिसस्टेटिंग यानी कि इंक्लूड तो किया लेकिन गलत अमाउंट से इंक्लूड किया, गलत जगह पे प्रेजेंट किया, गलत पॉलिसी की। और ऑब्स्करिंग, ऑब्स्करिंग यानी कि हाइडिंग बिहाइंड से लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। सो अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और ऑब्स्करिंग की वजह से यूजर के डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है, देन इट इज मटीरियल। यानी कि अगर हमने ये गलत तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया और उसकी वजह से यूजर्स जो है वो अपना डिसीजन गलत ले सकते हैं जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन व्हाट इज प्रोवाइडेड, देन दैट इंफॉर्मेशन इज मटीरियल एंड देन इट इज रेलेवेंट। सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे कि आपको इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन देखना है, लीगल फॉर्म नहीं देखना है। इकोनॉमिक सब्सटेंस यानी कि अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल बात करें सो हमारे पास एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है लीज अकाउंटिंग के ऊपर। सो इसको अगर मैं सिंपली अभी छोटा सा एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो लीज यानी कि चलो एक एंटिटी ने एक मशीनरी जो है वो लीज पे लिया और उसका वो रेंट देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यानी कि ये कंपनी के पास मशीन का ओनरशिप नहीं है, वो तो रेंट पे लेके आ रहे, वो लीज पे लेके आ रहे। अब आगे हम थोड़ी देर में जब फ्रेमवर्क में एसेट का डेफिनेशन देखेंगे तो फ्रेमवर्क में एसेट का डेफिनेशन ये बोला गया है कि जहां पे कोई भी अगर आइटम है जिसके ऊपर एसेट एंटिटी का कंट्रोल है तो वो एसेट है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्स के ऊपर अगर एंटिटी का कंट्रोल है तो वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर आइटम एंटिटी के लिए एसेट में आएगा। अच्छा, यहाँ पे एंटिटी ने मशीन लिया है लीज के लिए 5 साल के लिए, बट 5 साल के लिए ये मशीन के ऊपर पूरा कंट्रोल एंटिटी के पास है, लीगल ओनरशिप नहीं है, बट 5 साल के लिए लीज के ऊपर टोटल कंट्रोल की भी ये मशीन को कैसे यूज करना है, कितना टाइम यूज करना है, उसको मेंटेन कैसे करना, वो मशीन यूज करने के बाद वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसको मिलेगा। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो कंपनी के पास है, यानी कि वो उनके लिए एसेट हो गया। सो भले ही वो लीगल ओनर नहीं हो फिर भी लेसी जो है वो ये एंटिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो उन्होंने एसेट लीज पे लिया उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। ये होता है इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन देखना रादर देन लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म भी कंपनी ओनर नहीं है, एसेट की मालिकी उनकी नहीं है, बट स्टिल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम the control is there with the entity and hence it is called an asset and therefore it is, so then only you will provide faithful information। faithful की भी हाँ 5 साल के लिए एसेट के ऊपर कंट्रोल है। अब ये 5 साल तक ये एसेट यूज करके जो भी कैश फ्लो आएगा वो कंपनी को मिलेगा, वो इसको किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अच्छा, लेकिन उसको ये भी पता कि उनका मेंटेनेंस भी इनको करना है। तो ये पूरा डिटेल, दिस इज कॉल्ड फेथफुल इन्फॉर्मेशन। तो फेथफुल कैसे, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यही अगर एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें तो बोले ठीक है लीज पे लेके आए, आपका रेंट कितना है, कितना स्टार्टिंग कितना पेमेंट करना है, हाँ एक्सपेंस कितना होगा, डिस्क्लोजर आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा, आप उसको कैसे डेप्रिशिएट करोगे, सामने उसका लायबिलिटी कितना है, तो वो सारी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। तो हो गया वो कंप्लीट। न्यूट्रल यानी कि बायस नहीं होना चाहिए वैल्यूएशन। So it should not be undervalued or overvalued. Whatever is the value measurement as of now, correct measurement has to be provided without any bias. That is called neutral. एंड थर्ड होता है फ्री फ्रॉम एरर, यानी कि गलती नहीं है, एरर फ्री हो। तो ये हो गए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है कंपैरेटिबिलिटी। सो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं कि वो ऑलवेज कंपैरेटिव फॉर्म में बनते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस पीरियड। सो क्यों बनते हैं, तो भाई ये देखो फ्रेमवर्क से आया कंपैरेटिबिलिटी की भी, ताकि यूजर को समझ में आए कि भी प्रीवियस ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या है, क्या चेंजेस आया।
So that is why we prepare this to comparative financials current year because of the framework. Timeliness. So टाइम से इंफॉर्मेशन मिला दैट इज ओनली यूजफुल, अगर लेट इंफॉर्मेशन है तो देर इज नो यूज. सो टाइमलीनेस ऑल्सो इज अ कैरेक्टर दैट ओके व्हेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इट हैज टू बी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. वेरीफाइबिलिटी. तो यानी कि मैनेजमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया गया है क्या वो वेरीफाई हो सकता है किसी एविडेंस के साथ. तो से फॉर एग्जांपल कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस दिख रहा है 10 लाख रुपए का. अब एक्चुअली में बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए का है या नहीं तो बोले वो हम बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं. ये हो गया वेरीफाइबिलिटी. एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. तो हमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से डिस्क्लोजर्स देने सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स. इट शुड नॉट बी say complicated information or obscuring information. So these are enhancing characteristics of the financial information. तो ये कुछ बेसिक पार्ट हो गया अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिमेनिंग जो आगे वाला फ्रेमवर्क का पार्ट है वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. बट आई होप दिस सो फार आपको चीज़ें समझ में आ गई है. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फुल सीए फाइनल. हर एक चीज़ को हम छोटी से छोटी चीज़ को लॉजिक के साथ डिटेल में समझेंगे ताकि हमें कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े. And again, students, I request you, please do not ignore conceptual framework. और not only in financial reporting, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें फ्रेमवर्क उतना ही इम्पोर्टेंट है. जितना अच्छे से हम फंडामेंटल समझेंगे एडवांस चीज़ें हमारे लिए समझना और इजी हो जाएगा. तो आज के लिए हम ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तक रखते हैं. बाकी का हम मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन द यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ गुड डे अहेड.